दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस में आपका स्वागत है। भारत में चल रहे प्रोजेक्ट टाइगर ने 1973 में पहली बार देश के सामने टाइगर रिजर्व की अवधारणा को प्रस्तुत किया। कभी फॉरेस्ट अधिकारियों द्वारा एक प्रशासनिक कदम से शुरुआत करने वाला टाइगर रिजर्व 2006 आते आते एक वैधानिक स्वरूप ले चुका था। आज भारत के बाघ संरक्षण योजना की पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। दोस्तों, आज बात करेंगे कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब और कैसे हुई, आज यह कहां तक पहुंची है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आते हैं पॉइंट पर। दोस्तों, 1972 में देश के वन्यजीवों की सुरक्षा के मद्देनज़र एक नया कानून बनाया गया, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसके अंतर्गत नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया में चिन्हित स्थानों पर नेशनल पार्क बनाए गए। यहाँ पर रह रहे आदिवासियों के या वनवासियों के अधिकारों को समाप्त करके वे सारे अधिकार राज्य सरकारों को सौंप दिए गए। नए कानून के अंतर्गत कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बनाए गए, जिसमें वनवासियों को कुछ सीमित अधिकारों का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई। आज देश में बाघों की बढ़ती संख्या इस महान प्रयास का ही परिणाम है। इसी प्रयास का परिणाम है प्रोजेक्ट टाइगर। दोस्तों, 1973 में करीब 1915 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए और आज देश के 18 राज्यों में करीब 78,135.95 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 54 टाइगर रिजर्व हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क का करीब 26% एरिया यानी 42,913.37 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट यानी CTH बनाए गए हैं। 2022 के अंत तक कैमरा ट्रैप मेथड के अनुसार देश में बाघों की कुल संख्या 3,167 से लेकर 3,925 के बीच में है। देश के जंगलों का एक हिस्सा सिर्फ बाघों के लिए सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट यानी CTS बनाए। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के इर्द गिर्द जंगलों और साधारण क्षेत्रों को मिलाकर एक बफर एरिया बनाया गया है। बफर एरिया का अर्थ है कि इसमें कोई आ जा नहीं सकता। हालांकि इस किलेबंदी को लेकर कई आपत्तियां भी हैं, जैसे कि बाघों के अधिकारों को बचाने के लिए उन वनवासियों को भी जंगल से हटा दिया गया जो पीढ़ियों से बाघों के साथ रहते आए हैं। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करने के बावजूद कम होती जा रही बाघों की संख्या के मद्देनज़र प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 में एक 5 सदस्यों वाले टाइगर टास्क फोर्स का गठन किया। कि इसकी वजह क्या है? टाइगर टास्क फोर्स का मानना था कि बंदूक, वन रक्षक और बाढ़ टाइगरों की सुरक्षा करने में उतने प्रभावकारी नहीं हैं। इसके अलावा वन अधिकारियों वनवासियों के बीच का संघर्ष टाइगर्स के लिए घातक साबित हो रहा है। टाइगर टास्क फोर्स ने इस बात पर जोर दिया कि समस्या यह है कि वनवासियों की जीवन यापन को वन संरक्षण से अलग नहीं किया जा सकता और वन संरक्षण को टाइगर संरक्षण से अलग नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इस समस्या से निपटने के लिए संसद ने सितंबर 2006 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को संशोधित करते हुए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन किया और एक टाइगर कंजर्वेशन योजना की शुरुआत की। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट यानी CTS को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए संशोधित कानून में ज़रूरत के मुताबिक वनवासियों को विस्थापित करने की योजना बनाई गई। 4 महीने बाद सरकार ने एक नया कानून बनाया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, जिसको FRA भी के नाम से जाना जाता है। FRA के अंतर्गत वनवासियों के प्रथागत एवं परंपरागत अधिकारों को न सिर्फ क्षेत्रों में बल्कि टाइगर रिजर्व्स में भी मान्यता दी गई, वन क्षेत्रों में दी गई है। इस कानून के अंतर्गत निवास के आधार पर चुनी गई वनवासियों की एक ग्राम सभा लोकतांत्रिक तरीकों से वन अधिकारों यानी फॉरेस्ट राइट्स का निर्धारण और सीमांकन करेगी। इन ग्राम सभाओं को यह अधिकार होगा कि वे अपने प्रथाओं और परंपराओं की सीमा में रहकर जंगलों, वन्य जीवों, जैव विविधता की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन करें।
इसके परिणामस्वरूप एफआरए ने 1.79 लाख गाँवों का जीवन यापन सुनिश्चित किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि एफआरए ने क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की तर्ज पर क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट CWH का भी निर्माण किया। दोनों में सिर्फ एक अंतर है कि यदि एक बार कोई हैबिटेट क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट घोषित कर दिया जाता है तो इसका प्रयोग नॉन फॉरेस्ट पर्पजेज के लिए नहीं किया जा सकता। दोस्तों, सरकार ने एफआरए कानूनों को 1 जनवरी 2009 को लागू करने और क्रियान्वित करने की भी योजना बनाई, लेकिन इसके पहले 16 नवंबर 2007 को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को 13 दिन के अंदर ही करीब 800 से लेकर के 1000 स्क्वायर किलोमीटर के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट यानी CTH के प्रस्ताव देने को कहा। परिणाम स्वरूप सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 38V के अंतर्गत 12 राज्यों में 26 टाइगर रिजर्व्स के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। 25,548.54 स्क्वायर किलोमीटर के नोटिफाइड एरिया के 91.72% पर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट यानी CTS बनाए गए हैं। उड़ीसा के सिमलीपाल के अलावा किसी भी CTS के पास बफर जोन नहीं था। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने NTCA को फटकार लगाई, इसके बाद बफर जोन बनाए गए। दोस्तों, मूल रूप से टाइगर रिजर्व को साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर लोकतांत्रिक तरीकों से बनाया जाना था। टाइगर संरक्षण योजना को फॉरेस्ट या टाइगर रिजर्व में रहने वाले लोगों के जीवन यापन, कृषि, उनके विकास, उनके हितों को सुनिश्चित करना था। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट बनाने का जो आधार है वह इस बात का प्रमाण है कि किस हद तक लोगों की गतिविधियों ने वन्य जीवन यानी वाइल्ड लाइफ का नुकसान किया है। सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वह देखे कि क्या टाइगर और वनवासी एक साथ रह सकते हैं, और यदि यह संभव नहीं है तो ज़रूरत के मुताबिक वनवासियों के अधिकारों में उपयुक्त परिवर्तन करें। तभी वनवासियों और आदिवासियों के अधिकारों के साथ बिना कोई छेड़छाड़ किए ही क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट यानी CTH को स्थापित किया जा सकता है। CTH के बाहर बफर एरिया मानव पशु सह अस्तित्व यानी ह्यूमन एनिमल कोएग्जिस्टेंस को बढ़ावा देते हुए स्थानीय जनता के जीवन यापन, उनके विकास, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देनी होगी। विशेषज्ञों और ग्राम सभाओं की राय और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर इसके भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण किया जाना चाहिए। समस्या यह है कि बिना इन मापदंडों को पूरा किए ही सभी टाइगर रिजर्व्स को नोटिफाई किया गया है। सरकार ने वनवासियों, आदिवासियों और अन्य परंपरागत निवासियों से कोई राय मशविरा नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि टाइगर और वनवासी दोनों ही एक कठिन परिस्थिति में उलझ गए हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे विस्थापन और पुनर्वास की। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत स्वेच्छापूर्वक आपसी सहमति से ही विस्थापन किया जा सकता है। यदि एक बार एफआरए के अंतर्गत लोगों के अधिकारों को मान्यता मिल जाती है तो सरकार उन अधिकारों का द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, जिसको क्या कहा गया LARR के अनुसार अधिग्रहण कर सकती है। प्रभावित लोगों की सहमति के बगैर किसी को भी विस्थापित नहीं किया जा सकता। LARR के अंतर्गत पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही प्रभावित एवं विस्थापित लोगों को आर्थिक सहायता के साथ साथ उनके जीवन यापन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों, LARR के अंतर्गत विस्थापित लोगों को जमीन के बाजार भाव से दोगुना मुआवजा, उस पर लगे पेड़ या अन्य संपत्ति का बाजार भाव के अनुसार मुआवजा, 1 साल के लिए निर्वहन भत्ता, एक मुश्त आर्थिक सहायता देनी होगी। इसके अलावा घर बनाने के लिए बिल्डिंग मटेरियल सरकार को देना होगा। घर के जरूरी सामान खरीदने के लिए और एक मुश्त पुनर्वास भत्ता भी देय है। हर प्रभावित परिवार को एक घर और ज़मीन पाने का अधिकार होगा। पुनर्वास योजना के अंतर्गत विस्थापित परिवारों को वैकल्पिक ईंधन, चारा, लकड़ी के अलावा कुछ अन्य वन्य उत्पाद, बिजली कनेक्शन, सड़कें, ड्रेनेज, सैनिटेशन, पीने का साफ पानी, चरागाह, राशन की दुकान, पंचायत भवन, पोस्ट ऑफिस, बीज और खाद के भंडार, सिंचाई के साधन,
शवदाह गृह या कब्रस्तान, आंगनवाड़ी, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सालय, सामुदायिक भवन, पूजा स्थल, आदिवासी संस्थाओं के लिए अलग से ज़मीन देना होगा। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने अपने आप को 2008 के प्रोजेक्ट टाइगर के केंद्र प्रायोजित योजनाओं के दिशा निर्देशों और बाद के कुछ दिशा निर्देशों तक ही सीमित रखा। पुनर्वास के लिए एक मुफ्त आर्थिक सहायता के तौर पर 10 लाख, जो कि अप्रैल 2021 में बढ़ा करके 15 लाख कर दिया गया है, वह भी देय है। पर यह पूरा मुआवजा पुनर्वास एवं विस्थापन के लिए उचित विकल्प नहीं है। 2018 तक क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट यानी CTS में कुल गांवों की संख्या 2808 थी। 12 जुलाई 2019 को पर्यावरण मंत्रालय ने संसद में स्पष्ट किया कि CTS में अभी भी कुल 58,386 परिवार रह रहे हैं, जिसमें 42,398 परिवार 50 टाइगर रिजर्व्स के अंदर हैं। दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि वनवासियों के अधिकार टाइगर रिजर्व्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं। मार्च 2017 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट दिशा निर्देशों के अभाव में FRA के अंतर्गत अधिकारों को मान्यता देने से इनकार कर दिया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और FRA दोनों के अनुसार वनवासियों के अधिकारों को CTS के अंदर ही मान्यता मिले। अंततः 2018 में पर्यावरण मंत्रालय ने जब दिशा निर्देशों को जारी किया, तब जाकर NTCA ने 2 महीने के बाद प्रतिबंध को वापस लिया। FRA मूल रूप से 13 सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत 1 हेक्टेयर से कम वन भूमि पर 75 पेड़ों को गिराने की इजाज़त है। इस डाइवर्जन के लिए ग्राम सभा की सहमति जरूरी है। 28 अक्टूबर 2020 को पर्यावरण मंत्रालय ने जोर दिया कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत एक कानूनी संस्था है, उसको वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस जारी करना चाहिए। यदि डाइवर्जन नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हो तो कानून के मुताबिक उन्हीं परियोजनाओं को क्लियरेंस की ज़रूरत होगी जिसके लिए पर्यावरण मंत्रालय की क्लियरेंस चाहिए, पर इनमें से कोई भी सार्वजनिक सुविधाओं में से नहीं है। टाइगर्स और टाइगर रिजर्व की बढ़ती हुई संख्या, उनको जोड़ते हुए टाइगर कॉरिडोर्स इस बात की संभावना को बल देते हैं कि आने वाले समय में टाइगर्स के इलाके वास्तव में संघर्ष क्षेत्र या हॉट स्पॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होंगे। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।